अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लिंगो फ्रेंच लैंग्वेज डिपार्टमेंट। आप को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे खुशामदीद। आपके जहन में जो भी सवालात हैं फ्रेंच लैंग्वेज को लेके, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एड्रेस कर सकूँ, आपके उस सवाल को जवाब दे सकूँ। मुझे तो नहीं मालूम आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वेबसाइट पे आए हैं। कोशिश करूँगा आपको एड्रेस करूँ। मिसाल के तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको सीखना कितना आसान है, अच्छा, और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। अगर आप एक दफ़ा फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं तो वो आपके कहाँ कहाँ काम आएगी। तो कोशिश कीजिएगा आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। इन केस अगर आपको इस वीडियो से आपका सवाल नहीं मिलता तो आप हमें ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया जाएगा उसके ज़रिए आप हमसे फर्दर डिटेल ले सकते हैं। जहाँ तक फ्रेंच लैंग्वेज की हिस्ट्री का ताल्लुक है तो ये इसकी हिस्ट्री बहुत कदीम है। इवन ये इंग्लिश लैंग्वेज से भी पुरानी लैंग्वेज है। आर्यन लैंग्वेज से और लैटिन लैंग्वेज से इसका जन्म हुआ है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि किसी ज़माने में आप अगर चले जाएं चौथी या पाँचवीं सदी में अगर आप चले जाएं तो यूके में भी फ्रेंच लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। फिर आगे चल के उन्होंने ब्रिटिश ने अपनी एक नई लैंग्वेज को जन्म दिया, फ्रेंच लैंग्वेज। यही फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आए। तो यही वजह है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी इर्तिकाई मनाजिल वो पूरी कर रही थी तो 50% वोकैबुलरी फ्रेंच से ली गई है। तो अब आपका सवाल यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा कि ये कितनी आसान लैंग्वेज है। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि 50% वोकैबुलरी तो वही है जो आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। हाँ, उसके फोनेटिक और उसका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम आपको सिखाते हैं। वो कैसे सिखाते हैं? उसके फोनिक्स आपको दिए जाएंगे और उसकी तलफ़ुज़ आपको दिया जाएगा और आप इजीली 50% कवर कर लेंगे। अब आए इसको फर्दर रिलीज इजी करते हैं। इजी करने का तरीका यह है कि ये बिल्कुल उर्दू लैंग्वेज से बिल्कुल मुशाबे है। इसकी ग्रामर बिल्कुल उर्दू की तरह है। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप और तुम का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में हमेशा यू ही कहा जाता है, लेकिन उर्दू में हम तुम अपने से छोटे या अपने फ्रेंड से बात की जाते हैं बेतकल्लुफ़ी में, इनफॉर्मल। आप हमेशा बड़े या उनको जो अजनबी लोग हों आप करके मुखातिब करते हैं। तो ये चीज़ आपको फ्रेंच लैंग्वेज में नज़र आएगी। अच्छा, अब आए आपको ये बात मालूम है कि पर्शियन को एशियन फ्रेंच का नाम दिया जाता है और उर्दू और पर्शियन का डायलेक्ट 85% सिमिलर है। जैसे आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कौमी तराने में पूरा पर्शियन है, लेकिन एक वर्ड खाली उर्दू का है, वो है का। तो इसी वजह से हम जब उर्दू बोल रहे होते हैं तो हम पर्शियन भी बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि हम उर्दू बोल रहे हैं या हम पर्शियन बोल रहे हैं। तो इसी तरह फ्रेंच को भी आप ले लें तो कई वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जैसे फिक्स जो है ये आपने इंग्लिश में बोला, लेकिन ये फ्रेंच का वर्ड है। फिक्स, इसकी मीनिंग भी वही है जो इंग्लिश में होते हैं। तो ये बहुत आसान लैंग्वेज है। तो 50% वोकैबुलरी आपने इंग्लिश से ली, 25% उर्दू, 75% आपका ऑलरेडी कवर्ड है, आपके अंदर मौजूद है 75%। बाकी बची 25%, उसके लिए आपको 25% एफर्ट्स देनी पड़ेंगी। तो ये तो हो गई फ्रेंच की थोड़ी हिस्ट्री और उसको लेके आ गया मैं आपके इस तरफ कि ये कितनी आसान है। इसके लेवल कितने होते हैं? इसके लेवल टोटल जो कॉमन यूरोपियन एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस है जो इस लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। जितनी यूरोपियन लैंग्वेजेस इसमें जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ठीक है, ये लैंग्वेजेस आती हैं उनको। इसके 6 लेवल होते हैं, A1, A2, ये बिगिनर लेवल कहलाता है। A1 इज़ अ बिगिनर लेवल, A2 इज़ पोस्ट बिगिनर लेवल। इसके बाद इस A1 और A2 में आपको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म मिल जाता है। आपको लैंग्वेज आ जाती है, आप कॉमन
उसमें डेली लैंग्वेज के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं। इंटरमीडिएट और पोस्ट इंटरमीडिएट लेवल, जिसको आप B1 और B2 कहलाते हैं। इसको आप इस तरह समझें कि B1 और B2 दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल ना बिजनेस लैंग्वेज होती है। लाइक उर्दू हम बोलते हैं, आपको उर्दू आती है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप ऑफिस मेमो लिख दें, आप एक ईमेल उर्दू में लिख दें, यानी कि अफॉरमेंशन्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, उसको उर्दू में आप ज़रा ट्रांसलेट करके लिखें। चूँकि ये बिज़नेस इंग्लिश थी, अब बिज़नेस इंग्लिश से बिज़नेस उर्दू आपको नहीं आती, उसके लिए आपको बाकायदा कोर्स करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह B1 और B2 में भी आपको बिज़नेस फ्रेंच सिखाई जाएगी, ताकि ऑफिस इन्वायरमेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाता है आपका अपर हाई लेवल आ जाता है C1 और C2। C1 और C2 ये प्रोफेशनल और नेटिव लेवल हैं, ये बहुत हाई लेवल हैं। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने कोई रिसर्च करनी होती है, लाइक साइंस से हवाले से, सोशियोलॉजी के हवाले से, या लैंग्वेज को एज ए लिंग्विस्टिक इसको लेके चलना है, तो ये बहुत हाई लेवल है। अब अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि हमें जल्दी जल्दी फ्रेंच सिखा दें, तो इसके लेवल्स के हिसाब से किस तरह होता है। तो ये जो लेवल्स बनाए गए हैं, ये पर्पस के हिसाब से बनाए गए हैं। अब आ जाएँ पर्पस के हवाले से, ज़्यादातर हमारे पास लोग आजकल कैनेडा इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है, तो जिनके पॉइंट्स स्कोर कम हो रहे होते हैं, तो उनको या तो कोई कंसल्टेंट या उनको कोई गाइड करता है कि आप फ्रेंच सीख लें तो आपको 30, 50 या 80 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं हमें 11 दिन है, 12 दिन है, 1 महीना है, 5 महीने हैं हमारे पास, अब हमें जल्दी जल्दी फ्रेंच सिखा दें। तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लैंग्वेज सीखना और सिखाना एक फ़न है। ये उर्दू वाला फ़न बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हुनर है। तो इसको बड़े टेक्निकल तरीके से लेके चलना होता है, जल्दी का कोई काम नहीं होता। तो लैंग्वेज तो एक समंदर है, लैंग्वेज में आप जितना डूबेंगे उतना सीखेंगे। तो अगर कोई कहता है कि मुझे फुल लैंग्वेज आ गई, ये गलत फहमी है। लैंग्वेज तो इंसान सारी उम्र सीखता है। हाँ, अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि कैनेडा इमिग्रेशन में हमें CLB-7 रिक्वायर्ड है। तो CLB-7 के लिए आपको कम से कम B2 लेवल करना ज़रूरी होता है। किसी को CLB-4 रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए A2 में भी हो जाता है। टेफ आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप इतने थोड़ी सी इसकी सर्फिंग की भी है, आपको मालूम है, तो ये टेफ एग्ज़ाम जो है ये कैनेडा इमिग्रेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। आगे चल के डेल्फ और डाल्फ भी इसमें ऐड हो जाएंगे। क्वेबेक में तो अभी भी डेल्फ एक्सेप्टेबल है, ये लैंग्वेज है, इसे एग्ज़ाम्स होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको टेफ दिया जाता है, आप डेल्फ का एग्ज़ाम देते हैं, ये सारे एक्सेप्टेबल हैं, इंटरनेशनल के तौर पे ही होते हैं। ये फर्दर डिटेल के लिए आपको जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें आप आएँ, आपको मज़ीद डिटेल इस सिलसिले में मिल जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज हम कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या आपको मालूम है फ्रेंच 52 कंट्रीज़ में बोली जाती है, आउट ऑफ 250 कंट्रीज़। ऑफिशियल लैंग्वेज है बहुत से मल्टीनेशनल इदारे जो हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस लॉ हो गया, ठीक है। इसका यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ICC, FIFA के हवाले से इसे देखें तो इसकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। अच्छा, अब कई लोग इसको लिंक कर देते हैं कि फ्रांस की वजह से, फ्रांस जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज है। नहीं, कॉन्गो नाम सुना है आपने कॉन्गो का? कॉन्गो की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। माल्टा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ये नाम आपने कभी, जिबूती का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जिबूती की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। इसी तरह मोरक्को, ट्यूनिस, सीशेल का नाम भी नहीं सुना हुआ होगा आपने। मॉरिशस के बिल्कुल साथ है। क्या मॉरिशस का नाम सुना है आपने? मॉरिशस, ये सारी है। और तो और इंडिया की एक स्टेट है पौंडीचेरी, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। जिस तरह गोवा की पुर्तगीज़ है, इस तरह पौंडीचेरी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। तो
फ्रेंच सीखना सिर्फ कनाडा जाने के लिए नहीं, आप कई मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया पिछले साल तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्चर्स चाहिए थे जिनको फ्रेंच आती हो, नहीं मिले उनको। पाकिस्तान से एक भी रिसर्चर नहीं जा सका, क्यों? ज़ाया हो गया ना। अगर आपने ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखी भी होती है, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप अप्लाई करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए फ़्रेंच बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब आप आ जाएं, ये तो हो गया प्रोफेशनल लेवल पे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके जहन में फ़्रेंच लैंग्वेज सीखने का कोई शौक़ है आपको, तो और आप सोचें कि अगर मैं इसको सीखूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, या सीखूंगी तो क्या फ़ायदा होगा, जेंडर तो नहीं मुझे मालूम आपकी, खैर एनीवे, तो आपको ये बताऊं, पाक फ्रांस स्टडीज़ आपको बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं उसमें, जिसके लिए आपको फ्रेंच का आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम B2 लेवल का। तो अगर आप जिस फील्ड में भी हैं, आपने IB का एग्ज़ाम देना है, आपने CI का एग्ज़ाम देना है फ्रेंच एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो आपको फ्रेंच का आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने एक चीज़ और नोट की है कि यहाँ जितने भी कैम्ब्रिज कॉलेज हैं, वहाँ जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ़र की जाती है, बेसिकली होता ही है कि O लेवल में उनको फ्रेंच आती नहीं है, तो वो A लेवल में फ्रेंच इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आपको एक बात मैं वाज़ेह बता दूं कि आपको IB करने के लिए और आपको IB से स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैकलेट, ठीक है ये, और फ्रेंच एज ए फॉरेन लैंग्वेज CI का जो एग्ज़ाम आपने देना है, उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये सब्जेक्ट रख लेंगे, लैंग्वेज भी आ जाएगी। नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पहले आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगी, फिर आपको इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके हायर स्टडीज़ के बहुत अच्छे मौक़े हैं। तो ये तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक को एड्रेस करूं। अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं या आप कोई लॉयर हैं, तो आपके लिए भी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुलिस इंटरपोल की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, तो जितने भी इंटरनेशनल इदारे यूनाइटेड नेशन के ज़ेली इदारे कहलाते हैं, उन सब की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। तो अगर आप इंटरपोल में जाना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है। तो आएँ, फ्रेंच सीखें हमारे साथ, इज़ वेरी इजी। क्योंकि मैंने अब जैसा आपको बताया कि 75% आपको ऑलरेडी फ्रेंच आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ निकाल के आपके सामने रखनी कि इसको इस तरह बोलना है। 25% आप अपनी एफ़र्ट्स डालेंगे और आप ये लैंग्वेज सीख जाएंगे। अच्छा, लैंग्वेज सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेज आ गई। मिसाल के तौर पे आपको उर्दू आती है, उर्दू के लिए अगर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के लिए तो आपको पहले मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। सेम इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है। अच्छा, अब मेथडोलॉजी क्या होती है? अब मैं ओवरऑल कवर करता हूँ। मेथडोलॉजी ऑडियो विजुअल होती है। आज आपने फ़ैसला किया है, आज हमारी वेबसाइट पे आए फ्रेंच लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन लेने, तो आप यकीन जानिए कि जब आप हमारे पास एडमिशन लेंगे तो आप इसको सादा अल्फाज में ये समझिए कि आपका एक नया जन्म हुआ है। तो आपका टीचर जो भी होगा वो आपकी अम्मी होंगी। जिस तरह आपको आपकी मदर टंग आपकी मदर ने सिखाई थी, बिल्कुल उसी तरह हम आपको सिखाएंगे। लैंग्वेज का ताल्लुक लिसनिंग और स्पीकिंग से होता है। जैसे हमने अपनी मदर टंग सीखी है, आप सुनेंगे और बोलेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे। लिखना और पढ़ना बाद में आएगा। मॉड्यूल 4 होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसकी अगर हम ग्रेडिंग करें तो सबसे पहले लिसनिंग आएगी, उसके बाद स्पीकिंग आएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बचपन में हमने अम्मी से सुना और एक ख़ास उम्र पे आके बोलना शुरू किया, तो जब हमें बोलना शुरू किया तो हमें इनाम क्या मिला? हमें स्कूल में दाखिल करा दिया गया। स्कूल में हमारे टीचर ने सबसे पहले हमें पढ़ना सिखाया। तीनों मॉड्यूल कवर हो गए। पढ़ना सिखाया, जब हमें पढ़ना आ गया तो हमें लिखना सिखाया। सेम यही, कोई भी लैंग्वेज आप सीखें तो यही फॉलो किया जाता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है और ये नेचुरल स्टैंडर्ड भी है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे इस हवाले से। लैंग्वेज कोई भी मुश्किल नहीं होती, बस एक जहन में रखिएगा, लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे सीखा जाता है, एकेडमिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हमें होमवर्क दे दें, आपने ये तो करवाया ही
نہیں آپ نے وہ ایکیڈیمک کے حساب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سنیں اور بولیں، سنیں اور بولیں، آپ لینگویج سیکھ جائیں گے. تو امید ہے آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ شاید کور ہو گیا ہو. اگر آپ کا پوائنٹ کور نہیں ہوا تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجئے، پرسنل اپائنٹمنٹ لیجئے، میں آپ کو پرسنلی آپ کے تمام مسٹ کلیئر کروں گا. اجازت دیجئے، امید ہے آپ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.